अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साथियों, मैं जाहिद हाशमी रूबरू के इस स्पेशल एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का विषय है BRS भारत राष्ट्र समिति, जो पहले TRS तेलंगाना राष्ट्र समिति के नाम से जानी जाती थी। TRS की स्थापना 2001 में KCR चंद्रशेखर राव के द्वारा की गई थी। 2022 में TRS का नाम बदलकर BRS भारत राष्ट्र समिति किया गया। इसके पीछे की वजूहात क्या है, TRS से BRS की बनने की कहानी क्या है, इस ताल्लुक से हम नांदेड़ के मशहूर शख्सियत जनाब अल्ताफ सानी साहब से आपको रूबरू करवाएंगे और TRS BRS के ताल्लुक से सभी बातों का जवाब उनसे लेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती समय हमारे इस प्रोग्राम में दिया है। जी सर, BRS भारत राष्ट्र समिति को लेकर सबसे पहला मेरा ये सवाल है, TRS तेलंगाना राष्ट्र समिति से BRS भारत राष्ट्र समिति क्यों और किस लिए? बात असल में यह है कि मुल्क में 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी जिस अंदाज में जो है लोकसभा में बहुमत की तरफ आई है और बहुमत मिला है, और तमाम छोटी छोटी पार्टियां वो नुकसान में रही हैं, खसारे में रही हैं, तो बहुत सारी पार्टियों ने मिलकर ये सोचा है कि एक बड़ा गठबंधन बनाया जाए और बड़ा गठबंधन बनाकर हम बीजेपी को सामने खड़े रहें और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का पर्याय जो है कहीं ना कहीं से हम ढूंढ कर निकालें। इसी पस मंज़र में श्री KCR साहब ने भी सोचा था। दरअसल उन्होंने पहले जो राज्य लेवल की पार्टी बनाई थी वो तेलंगाना पर डिपेंड करती थी, तेलंगाना के एक एरिया को रिप्रेजेंट करती थी। अब KCR साहब ये चाहते हैं कि मुल्क के दीगर राज्यों में और रियासतों में भी इस पार्टी की स्थापना हो, इस पार्टी का लोग जुड़ें और पार्टी से काम करें, और अगर ऐसा होता है तो उसके लिए एक नए नाम की ज़रूरत थी जो बड़े कैनवस पर देखा जाए जिसको, तो उन्होंने उसको भारतीय राष्ट्रीय समिति किया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में BRS कहा जा रहा है। सर, BRS का पहला कदम KCR साहब ने महाराष्ट्र से, नांदेड़ से किया है जी। तो मैं ये जानना चाहूँगा, महाराष्ट्र में और नांदेड़ में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, MIM, वंचित बहुजन आघाड़ी, ये राजनीतिक पार्टियां मौजूद होने पर भी BRS को कितनी सफलता मिल पाएगी? दरअसल BRS ने नांदेड़ को अपने विस्तार का जो पहला द्वार बनाया है, जिसके ज़रिए वो महाराष्ट्र में दाखिल हो रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नांदेड़ ज़िले के अतराफ़ में जो ताल्लुक़ हैं, उन ताल्लुक़ों की सीमाएं, सरहदें तेलंगाना से लगी हुई हैं, और बड़ी हद तक तेलंगाना के लोग वहाँ पर आपस में मिल कर रहते हैं। तेलंगाना का विकास, तेलंगाना की तरक्की और तेलंगाना में जो स्कीमें अवाम के लिए, जनता के लिए KCR ने चलाई है, उससे बहुत बड़ी हद तक सरहद के ताल्लुक़ों में बड़ी तादाद में लोग मुतासिर हुए हैं। गुज़िश्ता दिनों नांदेड़ के सरहद से जुड़े हुए ताल्लुक़ों में ये बात उठी थी कि महाराष्ट्र की रियासतें, हुकूमत न विकास नहीं कर रही है जितनी विकास तेलंगाना के सरहदी इलाकों ने किया है। इस बुनियाद पर कई लोगों ने इस मंशा को जाहिर किया था कि हमारे इलाकों को तेलंगाना में शामिल किया जाना चाहिए ताकि हमारा विकास हो और हमारे पास जो है सहूलतें फराहम हो। इसी बुनियाद पर KCR इस तरफ राग़िब हुए। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि साबिक़ा में नांदेड़ जुड़ा हुआ इलाक़ा था दक्कन से, और आज भी नांदेड़ के बहुत से ताल्लुक़े जो सरहद पर वाक़ हैं, वहाँ पर बड़े पैमाने पर एक दूसरे के साथ लोगों के ताल्लुक़ात बहुत घनिष्ठ हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले म्यूनसिपैलिटीज़ में, पंचायत समिति में, ग्राम पंचायत में BRS अपना खाता खोलेगी, और मैं समझता हूँ कि वहाँ पर अपने इख्तियार में शेयर पैदा करेगी वो, और इसी बुनियाद पर उन्होंने इस नांदेड़ को चॉइस किया है और नांदेड़ में उन्होंने पहला कदम जमाया है। यानी कि नांदेड़ और तेलंगाना, महाराष्ट्र और तेलंगाना के बॉर्डर पर नांदेड़ के जो ताल्लुक़े आते हैं जी, वहाँ पर ज़्यादा प्रभाव, इन्फ्लुएंस है, उनका प्रभाव है, और उसका फ़ायदा वो उठाएंगे। सर, अगला सवाल मेरा यह है कि BRS में बहुत सारे नामचीन शख्सियतें नांदेड़ की,
उसमें शामिल होने के लिए, प्रवेश करने के लिए तड़प रहे हैं और उनमें होड़ मची हुई है। इसकी क्या वजह हो सकती है? बात असल में यह है कि नांदेड़ ज़िले में सबसे ज़्यादा वर्चस्व कांग्रेस पार्टी का है। कई म्यूनसिपैलिटीज़, महापालिका, जिला परिषद और ग्राम पंचायतों पर कांग्रेस का कब्जा है और कांग्रेस का एक मनोमीय खिला है और मजबूत खिला है। 2014 में भी नांदेड़ में उतना ख़ास भाजपा को जो है कामयाबी नहीं मिली, जबकि पूरे मुल्क में एक बड़ी तब्दीली, एक बड़ा चेंज आया था। मेरा मानना यह है कि नांदेड़ में कांग्रेस हो या और दूसरी सियासी जमातें हों, इनके पास जो लोग हैं वो स्थापित हैं और अब वो इस कदर मजबूत स्थापित हो गए हैं कि पार्टी उनके अतराफ, उनके अपने अफराद ख़ानदान के अतराफ ही सिमट कर रह गई है। पार्टी में नए कार्यकर्ताओं को, नए नेताओं को, नए लीडर्स को या नए विज़न रखने वाले लोगों को अब जगह नहीं मिल पा रही है। इसलिए जाहिर बात है कि जो लोग समाज में काम करना चाहते हैं, अपनी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो वो चाहेंगे कि कोई ना कोई बड़ा प्लेटफॉर्म उन्हें मिले और आज बीआरएस की शक्ल में एक बड़ा प्लेटफॉर्म उन्हें दिखाई दे रहा है। तो नांदेड़ के बेशतर वो लोग जो पहले किसी न किसी सियासी जमात से जुड़े हुए थे, जहां उनको खातिर खा फ़ायदा नहीं हुआ या अनदेखी की गई या उनको दूर किया गया, किसी न किसी कारणवश वो पार्टियों से कटे और दूर हुए, तो आज वो समझते हैं कि बीआरएस के प्लेटफॉर्म से जाकर वो अपने अस्तित्व को मनवाएंगे और बीआरएस को मजबूत करेंगे। सर, इससे जुड़ा एक सवाल ये है कि मैंने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी बीआरएस की तरफ से, उसमें मैंने बीआरएस के आमदार शकील अहमद से एक सवाल किया था कि केसीआर साहब का कहना है कि वो आम लोगों में से नेता पैदा करेंगे, लेकिन मैंने उनसे पूछा कि देखने में यह आ रहा है कि आपकी पार्टी में, बीआरएस में, शिवसेना के लोग, कांग्रेस के लोग, राष्ट्रवादी पार्टी के लोग, ये लोग जुड़ रहे हैं। तो फिर जो केसीआर साहब का कहना है कि आम लोगों में से नेतृत्व उठाएंगे, नेता बनाएंगे, तो क्या सिर्फ वो आम लोगों को आकर्षित करने का जरिया था? मैंने ये जब पूछा, उनके राष्ट्रीय सचिव से भी ये सवाल किया, तब उन्होंने क्या कहा, देख लीजिए। केसीआर साहब का ये कहना है कि आम लोगों में से नेता तैयार करेंगे। बिल्कुल करेंगे, लेकिन देखने में आ रहा है कि आपकी पार्टी में कोई शिवसेना से है, कोई राष्ट्रवादी से है, कोई कांग्रेस से है, तो क्या सिर्फ केसीआर जी का कहना आम लोगों को आकर्षित करने के लिए है? नहीं, ये बात नहीं। देखिए, हरिभाऊ जी इससे पहले दूसरी पार्टी में थे, इतने सीनियर लीडर है, ऑल इंडिया बंजारा समाज के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, बेहतरीन शख्सियत है। ये केसीआर जी की पार्टी में अपना सारा तजुर्बा डालने के लिए क्यों आए कि भाई एक इंसान का विजन है, ऐसा लीडर महाराष्ट्र में कभी नहीं था, महाराष्ट्र के विकास के लिए हमको इनके साथ जुड़ना चाहिए। इस वजह से इस वजह से दूसरे पार्टी के लोग भी आकर्षित होकर महाराष्ट्र के विकास के लिए जुड़ रहे, अपने कोई पर्सनल फायदे के लिए नहीं जुड़ रहे। ऐसे मैं उस सवाल का जवाब खुद हूँ। कोई भी राजनीतिक पार्टी जब चलती है तो वो तमाम तरीके के लोगों को लेकर चलती है भाई साहब ना। उसमें दूसरी पार्टी के लोग भी होते हैं, आम लोग भी होते हैं, किसान भी होंगे, महिला भी होंगे, अल्पसंख्यक भी होंगे, दलित भी होंगे, सबको लेकर चलेगी पार्टी। देखिए, हमारी पार्टी देश को बचाने वाली पार्टी है, हमारी पार्टी देश की सेकुलर पार्टी है, सबको लेकर चलने वाली पार्टी। और वो केवल भाषणों और किताबों वाली पार्टी नहीं है, जमीन की सच्चाई वाली पार्टी है। सभी वर्गों का ध्यान रखना, सभी लोगों को साथ लेकर चलना, इसमें हमारा भरोसा है, केसीआर जी का भरोसा है, ये देश का, हिंदुस्तान का भरोसा है, इसलिए हम इस रास्ते पर हैं। रही बात स्टेज पर वो क्यों होते हैं, सीनियर लीडर्स जब अपनी बात रखते हैं, धीरे धीरे जो नए लोग आते हैं उनको बात करने का ढंग सब सीखते हैं, ट्रेनिंग होती है, कैंपेन होता है। अभी पूरे राज्य में आप देखना, 288 विधानसभा में हर विधानसभा से 2 लीडर हमने निकाले हैं, वो सब नए लोग हैं भाई साहब। कोई किसान है, कोई नौजवान है, कोई मजदूर है, हर तरीके के लोग। वो गाँव में जाएंगे, लोगों के बीच में बात रखेंगे, उनकी लीडरशिप निकल कर आएगी, वो राज्य के अलग अलग जगहों पर राज्य का नेतृत्व करेंगे। तो लीडरशिप बनाने का काम है हमारी पार्टी में। आपको भरोसा देना चाहता हूं, हर उस नए लोगों को मौका देगी जो बिल्कुल बदलाव चाहते हैं, जो विकास चाहते हैं, जो अपने महाराष्ट्र को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं और बढ़िया महाराष्ट्र बनाना चाहते हैं। सर, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बीआरएस में अभी फिलहाल राष्ट्रवादी, कांग्रेस के, शिवसेना के लोग जुड़ रहे हैं और उन्हें प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। तो केसीआर साहब का जो कहना था कि आम लोगों में से हम नेता बनाएंगे, तो वो क्या सिर्फ आम लोगों को आकर्षित करने का नारा था या फिर वो सचमुच में आम लोगों में से कोई नेता को उभारेंगे? नहीं, एक बात हमको ये समझनी चाहिए कि आम लोगों से मुराद क्या है।
आम लोगों में नेता जो है निकलते हैं, कार्यकर्ता निकलते हैं, और वो कार्यकर्ता ही जाके बाद में खास होते हैं कि न किसी पार्टी में वो अपनी जगह बना लेते हैं, और जहां पार्टियों में जगह नहीं बन पाती है तो वो आम लोगों में शुमार किए जाते हैं। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस या कांग्रेस पार्टी या फिर और दूसरी सियासी जमातों में से वो लोग जिनको सम्मान नहीं मिला, इसी वजह से वो अपनी पार्टियों से नाराज रहे, या आम लोग ही आज की तारीख में जब ये पार्टी में जाएंगे, पद पर जाएंगे, ओहदे पर जाएंगे, इलेक्ट होंगे और कुछ बन जाएंगे तो फिर एक खास हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल तो आम लोग ही कहा जाएगा इनको, जिनकी बात केसीआर ने की है। जहां पॉलिटिकल नाइंसाफी हुई है उन लोगों को इंसाफ देने की बात भी बीआरएस कर रहा है, और वो इसीलिए कर रहा है कि उसको पता है कि बहुत सी स्थापित पार्टियों से बहुत सारे लोग टूटे हैं, वो बीआरएस के साथ जुड़ेंगे तो बीआरएस को सियासी ताकत मिलेगी। सर, जो लोग हैं, आम लोग के मतलब मेरा ये है कि जो कार्यकर्ता लोग हैं, ये प्रस्तावित पार्टियों से आए हुए जो नेता है वो अपने धन बल, बाहुबल के जरिए पार्टी में एक अपना मुकाम बना लेंगे, और जिस तरीके से प्रस्तावित पार्टियों के राजनेता करते हैं आम लोगों की अनदेखी, उसी तरह वो करेंगे। मेरा ये कहना है कि जो आम लोग, आम कार्यकर्ता जो मेहनत कर रहे हैं पार्टी के लिए, उनके लिए बीआरएस क्या करेगी? देखिए, आम लोगों के लिए बीआरएस क्या करेगी, ये सवाल बहुत बात का है। आज बहुत सारी जमातें जो स्थापित हैं नांदेड़ में, मजबूती से खड़ी हुई हैं और जमीन पकड़ कर बैठी हुई जमातें हैं, वो भी आम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा सकती। क्योंकि इंतखाबात और इलेक्शन महंगे हो गए हैं, और मैं ये बात खुलकर कह सकता हूँ कि आम सर्वसामान्य नागरिक के लिए इलेक्शन लड़ना या किसी पार्टी में काम करना या किसी पार्टी को चलाना आम कार्यकर्ताओं की बस की बात नहीं रही है। अब साम दाम दंड भेदभाव ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ताकत में इस्तेमाल में आ रही हैं, और किसी अच्छे कार्यकर्ता को, बहुत तालीम याफ्ता लीडर या कोई और विजन रखने वाले आदमी के बस की बात ये नहीं रही है कि वो खुद अपने बलबूते पर कोई काम कर सके। सर, देखने में ये आ रहा है कि बीआरएस सिर्फ किसानों के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है, क्या उसके लिए अन्य मुद्दे नहीं हैं? बात असल में है कि किसानों का वोट बैंक बहुत बड़ा है। ग्रामीण इलाकों में हमारा भारत रहता है। भारत दरअसल अगर आपको देखना है भारत का सही चेहरा तो वो आपको ग्रामीणों में ही मिलेगा। इसी को बुनियाद केसीआर ने बनाया है, और उनका नारा है कि वो किसानों के लीडर हैं और वो किसानों की बात करते हैं। और ये भी उतना ही सच है कि दीगर रियासतों के मुकाबले में तेलंगाना में किसानों के उतने मसाइल सामने नहीं आए हैं, उतने एहतजाज या प्रोटेस्ट वहाँ के किसानों ने नहीं किया है। इसका मतलब ये है कि वहाँ के किसान वहाँ की लोकल हुकूमत से मुत्तफिक हैं, खुश हैं, और किसी किस्म की उनमें नाराज़गी नहीं है। और केसीआर यही चाहते हैं कि महाराष्ट्र के किसानों को भी इस बात का मैसेज दिया जाए कि जैसे तेलंगाना के किसानों के साथ हमने इंसाफ किया है, उनको उनका हक दिया, उनके राइट्स दिए हैं, उनको सहूलतें दी हैं, उसी तरह के महाराष्ट्र के किसानों को भी हम देंगे। और ये अपील यकीनन किसानों के लिए फ़ायदेमंद होगी। रहा दूसरा सवाल जो आपने पूछा कि किसानों के अलावा जो दूसरे मसाइल हैं, तो मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि तेलंगाना में जहाँ किसानों की बात की गई है, वहीं पर निचली सतह के बिलो पॉवर्टी ऑफ लाइन से नीचे जीने वाले लोगों पर भी केसीआर ने नज़र डाली है। उन्होंने कई स्कीमें वहाँ चलाई हैं। अन्नदान योजना है, एक जो है शादी मुबारक योजना है, हेल्थ से मुताल्लिक जो है कई स्कीमें उन्होंने वहाँ पर चलाई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के ज़माने में शादी गरीब के लिए बहुत बड़ा बोझ है, तो वो बोझ को उन्होंने बहुत बड़ी पैमाने पर हल्का किया है। कहा जाता है कि एक इन्विटेशन कार्ड, शादी का कार्ड अगर तहसीलदार को एक एप्लीकेशन के साथ देते हैं तो वहाँ पर 1,60,000 रुपये वहाँ पर उस घर को मिलते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मदद है। ऐसी कई स्कीमें निचली सतह के लोगों तक भी उन्होंने पहुंचाई है। दीनबंधु योजना भी है, दीनबंधु योजनाएं हैं। सर, बीआरएस से नांदेड़ और महाराष्ट्र में जो स्थापित राजनीतिक पार्टियां हैं उनको कितना नुकसान पहुंचेगा? देखिए, हर इलेक्शन में एक अपक्ष उम्मीदवार भी जब खड़ा रहता है तो किसी न किसी हद तक स्थापित जमात के कैंडिडेट को परेशान करता है। ये तो एक सियासी पार्टी है, राजकीय पार्टी है कि स्टेट में पिछले 10 सालों से जो है ये इख्तिदार में है, और ये एक ताकत के साथ साथ एक विज़न लेकर इस मैदान में आई है। तो ज़रूर मैं समझता हूँ कि वोट बैंक में कहीं ना कहीं सेंध लगेगी। और मैंने थोड़ी देर पहले ही आपसे कहा कि बॉर्डर्स पर जो ताल्लुक़ हैं, सरहदों पर जो ताल्लुक़ हैं, वहाँ के बड़े वोटों को ये मुतासिर करेंगे
और जब वहां के बड़े वोटों को बड़ी तादाद में वोटों को मुतासर करेंगे, तो मैं समझता हूं कि पंचायत, ग्राम पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज, अगर ये कहीं वहां पर ये 25%, 30%, 40% अगर वोट शेयर करते हैं, तो आने वाले असेंबली में कहीं ना कहीं 2-3, 1-2 एमएलए इनके निकल कर आना कोई बड़ी बात नहीं है और कोई चौंकाने वाली बात नहीं रहेगी। सर, आपको क्या लगता है तेलंगाना में जिस तरीके से बीआरएस एमआईएम के साथ छुपा गठबंधन क्या हुआ है, उसी तरह नांदेड़ महाराष्ट्र में भी उनका छुपा गठबंधन हो पाएगा? नहीं, अभी तो बात असल में यह है कि एक मशहूर शायर का शेर है कि इब्तिदाई खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। दरअसल अभी तो वो यहाँ पर अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। साबिक़ा में एमआईएम ने यहाँ काफ़ी मजबूत जो है मुजाहरा किया था, 11 जो है कारपोरेटर्स उनके चुनकर आ गए थे, लेकिन उसके बाद का मुजाहरा मायूस क्यों रहा, लोग नाराज़ रहे। गुज़िश्ता कारपोरेशन के इंतखाबात ने यह बात साबित कर दी कि एमआईएम के हाथ में जो वोट बैंक था वो धीरे धीरे निकलता चला गया और एमआईएम जो है फिर वापस जीरो पर आकर खड़ी हुई है। ये माना कि एमआईएम अभी स्ट्रगल कर रही है, मेहनत कर रही है, लेकिन नताइज कैसे आएंगे ये देखने वाली बात रहेगी। बीआरएस को, एमआईएम से ज़्यादा बीआरएस को स्कोप हो सकता है। मैं फिर यही कहूँगा कि बीआरएस के पास वोट बैंक है, कुछ इलाके हैं, कुछ ताल्लुकों में उनके लोग हैं, कुछ ताल्लुकों में उनके कार्यकर्ता हैं और कुछ ताल्लुकों में वोटर उनसे मुतासिर हुआ है, प्रभावित हुआ है। इसलिए मोर देन एमआईएम बीआरएस का जो प्रदर्शन रहेगा वो ज़्यादा हेवी और ज़्यादा बड़ा रहेगा। अब ये देखेंगे आइंदा कि दोनों युति करते हैं या नहीं करते हैं। बात असल में यह है कि मुल्क के राजकीय पस मंज़र में एमआईएम के साथ जाने में बहुत सी पार्टियां शशोपंज में मुब्तला होती हैं। गुज़िश्ता दिनों प्रकाश अम्बेडकर साहब के साथ पैक्ट हुआ था वंचित के साथ, लेकिन कुछ ही वक्त में वो पैक्ट टूट गया। तो ये उसका टूटना भी आने वाले वक्तों के लिए जो राजकारण होगा उसको प्रभावित करेगा। तब देखना ये कि बीआरएस जाते किसके साथ हैं। अगर लोकसभा के इलेक्शन लगते हैं और बड़ा विपक्ष तैयार होता है और बड़े विपक्ष में बीआरएस शामिल होती है, तो मैं समझता हूं कि बीआरएस फिर एमआईएम से नांदेड़ में पैक्ट नहीं कर सकेगी, क्योंकि वो बड़े इत्तेहाद को उनको संभालना पड़ेगा। और अगर बड़ा इत्तेहाद नहीं होता है तो फिर शायद लोकल बॉडीज के इलेक्शंस में कहीं ना कहीं कुछ न किसी हद तक साटर लोटा हो भी सकता है। सर, अभी आपने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष एक गठबंधन के तौर पर आने वाले समय में 2024 में उभर कर आ सकेगा और इसी दिशा में केसीआर भी सभी प्रमुख विपक्षी पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना चाहते हैं। क्या वो इसमें कामयाब हो पाएंगे? इम्कानात बहुत कम है। वीपी सिंह से लेकर तो इंद्र कुमार गुजराल तक, देवी गौड़ा से लेकर तो चंद्रशेखर तक, ये अलायंस हमेशा ज़्यादा उम्र के नहीं रहे। इनकी उम्र बहुत कम रही है और बहुत कम अरसे में ये अलायंस टूटते चले गए हैं। साबिक़ा के तजुर्बे भारत की अवामी जानती है कि ये गठजोड़ ज़्यादा दिन के नहीं होते हैं। अभी आपको ये बात देखनी चाहिए कि गुज़िश्ता 3 दिन पहले ही ममता बनर्जी का एक स्टेटमेंट आया है और उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी विपक्ष का चेहरा नहीं हो सकते। राहुल गांधी को प्रोजेक्ट भाजपा खुद करती है। भाजपा चाहती है कि राहुल गांधी ही जो है मुल्क के कैनवस पर खड़े रहें और हर जगह वो दिखाई दें ताकि मोदी जी को फ़ायदा हो। जब ऐसी बातें होती हैं, ममता बनर्जी एक ताकतवर नेता हैं, एक स्टेट की मुख्यमंत्री हैं, और जब वो कहती हैं तो फिर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि फिर ये गठबंधन बनेगा कैसे? अगर गठबंधन इस बात को लेकर बन नहीं पाता कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन हो और किस जमात से हो, किस पार्टी से हो, तो जाहिर बात है कि ये इत्तेहाद कोई मजबूत और पायदार इत्तेहाद नहीं हो सकता। साथियों, ये थे अल्ताफ सानी साहब, माइनॉरिटी मीडिया एसोसिएशन नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष। इन्होंने बीआरएस को लेकर तमाम तफसीलात आपके सामने रखी। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आएगा। आने वाले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमसे संपर्क करने के लिए 9049032007 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।